हे गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस स्टोरी, वो भी इतना ज़्यादा। लेकिन उन लोगों के लिए जो बार बार ये कहते हैं कि पिक्चर्स क्यों नहीं डालते, उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि ये मानवा के ऑफिशियल कॉमिक एपिसोड्स पब्लिश होना बंद हो चुके हैं। क्रिएटर ने इस स्टोरी को ड्रॉप कर दिया था। मुझे भी सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स ही मिले थे। फिर भी मैं आप सबका लव देखकर ये कहानी को चाइनीज नॉवेल से कंटिन्यू कर रही हूँ, ताकि जो लोग ट्रूली इस स्टोरी से कनेक्टेड हैं, उनका कनेक्शन टूट ना जाए। मुझे पता है सबके लिए परफेक्ट कंटेंट लाना मुश्किल होता है, पर मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ जो इस जर्नी को दिल से एंजॉय कर रहे हैं। तो जितना हो सके सपोर्ट देते रहो गाइस, प्यार देते रहो, बिकॉज मैं भी तो आपके लिए ही हूँ ना। तो चले फिर आज का एपिसोड शुरू करें। आज का चैप्टर शुरू होता है एक दोपहर की लंच टाइम से। चेंगजी माई की आंखों का तीखा गेज सीधा शेनदाई के अंदर तक जा रहा था और उस मोमेंट पे उसे समझ आ गया कि जिमाई से झूठ बोलना या बात छुपाना अब शायद इम्पॉसिबल है। पर उसकी सबसे बड़ी कंसर्न ये नहीं थी कि जू मोयू के साथ उसका रिश्ता एक्सपोज हो जाएगा, बल्कि ये थी कि शेन किन ने जिमाई से ये जानकारी निकालने की कोशिश की थी। जिमाई ने उसके स्टिफ एक्सप्रेशन को देख के उसे एक एग्जिट रूट देते हुए कहा, तो ये ही वजह है कि तुम दोनों ने प्राइवेसी एग्रीमेंट साइन किया था। क्या इसका मतलब तुम दोनों काफी टाइम से साथ में हो? शेंदाई को समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करे। आखिर गेटिंग टुगेदर का डेफिनेशन होता क्या है? शादी तो हो चुकी थी, लेकिन जिमाई तो सोच रही थी उससे उनका रिश्ता काफी अलग था। पर शेंदाई की साइलेंस को जिमाई ने यस मान लिया। फिर उसने पूछा, मतलब ये कब शुरू हुआ? कहीं ये 3 साल पहले से तो नहीं चल रहा है ना? शेंदाई ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं जिमाई, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम समझ जाओगी कि मैंने क्यों तुमसे झूठ बोला था। शेंदाई ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब छुपाने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। जिमाई भी सीधी स्माइल के साथ, मतलब फुल अटेंशन में बैठ गई, जैसे बैटल मोड में बैठी हो। उसका गट कह रहा था कि ये प्यार की गॉसिप वाली कहानी नहीं होने वाली, और ये सच ही निकला। शेंदाई ने बताना शुरू किया, तुम्हें बस इतना पता है कि मैं सिंगल पेरेंट फैमिली से हूँ। मेरे अल्फा फादर ने मुझे और मेरे डैड को छोड़ दिया था जब मैं छोटा था, पर मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि वो कौन था, है ना? उनका नाम है यू जिंगहाई। नाम सुनकर जिमाई का मुंह लिटरली खुल्ला का खुल्ला ही रह गया। यू बायुए का फादर, जाओ चाइंग माइनिंग का चेयरमैन? शेंदाई ने हाँ में सर हिला दिया। घर का डेब्ट चुकाना और नए घर लेने के लिए जो पैसे यूज किए वो उन्होंने ही दिए थे। कंडीशन ये थी कि मैं यू बायुए की जगह जू मोयू से शादी करके अलायंस बनाऊं, और फिर जैसे बॉटल नेक खुल गया हो, वो पूरा हाफ ईयर का लोड जो वो दिल में उसने दबा के रखा था निकाल के रख दिया। डिटेल्स थोड़ी स्किप की, लेकिन जिमाई के एक्सप्रेशन का ग्राफ बिल्कुल क्लियर था। शॉक से एक्साइटमेंट, फिर सीरियस फ्रॉन। बातें खत्म हुई तो दोनों चुप बैठे थे। लंबी साइलेंस के बाद जिमाई ने स्लो टोन में कहा, मुझे जरा प्रोसेस तो करने दो। शेंदाई ने फोन चेक किया। लंच का टाइम खत्म ही हो रहा था, तो बोला, चलो वापस चलते हैं। दोपहर के टाइम जिमाई ने स्पेशली शेंदाई को कंपनी कैफेटेरिया से दूर कमर्शियल प्लाजा में ले आई थी, उसका प्राइवेट इंट्रोगेशन करने के लिए। अरे नो रश, वेटर एक बोतल वाइन ले आओ तो। शेंदाई ने हेल्पलेस साय ली, फिर बोला, वर्किंग आवर्स में तुम सीरियसली ड्रिंक करोगी? जवाब में जिमाई ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब मैंने तुमसे क्राउन प्रिंस को परस्यू करने को बोला था ना, तब मैं बस मजाक कर रही थी। मुझे पता था कि तुम में गट्स नहीं है। मुझे तो लगता था कि जाओलैन ही तुम्हारे लिए बेटर मैच है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था या मैं कर सकती थी कि तुम और क्राउन प्रिंस। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के चिल्लाई, मेरे सामने जो बैठा है वो जिंगहाओ का क्राउन प्रिंसेस है। तुमने जू मोयू को हुक कर लिया। जू मोयू, ये तो जैसे तुम एक फेमिलियर स्ट्रेंजर बन गए हो अब मेरे लिए।
शेंदाई ने फोर्स स्माइल के साथ कहा। बस एक एग्रीमेंट है, जैसे ही स्टारशिप और जाओहाई का मर्जर कंप्लीट होगा हम डिवोर्स ले लेंगे। जिमाई ने सीधा पॉइंट शूट किया। पर तुम दोनों तो ऑलरेडी हो चुके हो ना, ये सिर्फ एग्रीमेंट वाली रिलेशनशिप तो नहीं रही ना अब। ओह, अब समझ आया तुमने पिछले दिन टॉप अल्फा को लैंड करने के टिप्स क्यों पूछे थे। जिमाई अभी भी इस पूरी बात पर विश्वास कर ही नहीं पा रही थी। बोली, अदाई, एक कन्फेशन है। उसने हाथ उठा के बोला, मैं तो बस हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करती थी। मैं 2 अल्फाज को डेट कर चुकी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे एस क्लास अल्फाज को लैंड करना बिल्कुल नहीं आता। ये लोग तो अलग ही स्पीशीज के होते हैं ना हमसे। टॉप अल्फा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बस एक ही था, वो भी प्रोफेसर यू, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और वो तो काफी एजेड थे। उसके अलावा मैंने कभी प्रॉपरली किसी से बात भी नहीं की ऐसे टॉप अल्फा से। फिर उसने सीधा शेंदाई की आंखों में देखकर बोला, पर तुम क्राउन प्रिंस के साथ कैसे इंटरैक्ट कर लेते हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? शेंदाई ने सॉफ्टली बोला, शुरू में तो बहुत डर लगता था। फिर उसने 1 सेकंड सोचा, फिर थोड़ा डाउनकास्ट होके कन्फेस किया, सच कहूं तो अभी भी लगता है। वो तो नॉर्मल है ना? जिमाई ने हाथ हिला के कहा। टॉप अल्फा के सामने कौन नॉर्मल रह पाता है यार, ये तो बिल्कुल अकम्पनिंग अ टाइगर जैसा है। पर हाँ, इनका चार्म रजिस्ट कैसे करे कोई। उसकी टोन में अब थोड़ी सिंपैथी भी आ गई थी। रोज जब क्राउन प्रिंस कंपनी का राउंड लगाता है, पता नहीं कितने लोगों के डर्टी फैंटेसीज ट्रिगर हो जाती होंगी। तुम्हारा उसे लाइक करना तो बिल्कुल नॉर्मल है। शेंदाई ने सीधा जिमाई की बात काटते हुए कहा, पर प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे वापस लाइक नहीं करता। जिमाई ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, छोटे भाई, उसके साथ सोना लॉटरी लगने जैसा है, जितनी बार उतना प्रॉफिट। जिमाई ने शेंदाई का हाथ पटपटाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम उसे फुल परस्यू करना चाहो या बस करंट सिचुएशन मेंटेन रखनी हो। बस एक चीज ध्यान रखना, कभी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम डीप जाके हर्ट हो जाओ। शेंदाई ने बस समझ गया कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, भाई बिना एक्सपेक्टेशन के किसी को कैसे लाइक किया जा सकता है। और सच तो ये था कि चाहे वो समझे या ना समझे, उसका दिल जू मोयू के पास जाने से, उसकी अटेंशन पाने से कभी रुकता ही नहीं था। जिमाई ने फिर उससे एनकरेज करते हुए कहा, पर हाँ, हिम्मत मत हारना, टॉप अल्फाज भी तो इंसान ही होते हैं ना। मैं रिसर्च करके लाऊंगी तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स कि कितने ऑर्डिनरी लोग सक्सेसफुली टॉप अल्फाज को जीत चुके हैं। तुम्हारे पास अभी गोल्डन चांस है, देखो वेस्ट मत करना। और जब तुम क्राउन प्रिंसेस बन जाओगे ना, तो मैं भी तो तुम्हारे साथ ऊपर उड़ूंगी ना। उसने बिना पॉज दिए शेंदाई का हाथ पकड़ लिया और बोली, बस दिमाग कूल रखना, जैसे हम लैब में रिसर्च करते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर एफर्ट्स 100%। शेंदाई अपनी हंसी दबा के बोला, ठीक है, लेकिन अभी एक और चीज मुझे ज्यादा वरी कर रही है। जिमाई ने इंस्टेंटली गेस कर लिया। बोली, तुम्हारे डैड? शुक्र है तुमसे कल कुछ निकाल नहीं पाए वो उस दिन। पर उनकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल इनोसेंट नहीं थी। अगर जिमाई उसकी पुरानी दोस्त ना होती तो फैमिली के छोटे मोटे स्कैंडल्स के बारे में वो ऑलरेडी अवेयर न होती, तो शायद शेंदाई ये टॉपिक उठाता भी नहीं। उसने सोचा शायद शेनकेन अपने आप बुरा वक्त फेस कर रहा है, तभी वापस आया है। अब उसके पास लैविश लाइफस्टाइल के लिए पैसे नहीं बचे, इसलिए डर है कि शायद कोई चाल चलता करे। जिमाई ने सीधा सा सवाल पूछा, फिर तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे डैड ने सच में क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी निकालनी चाहिए? तो मुश्किल थोड़ी है क्या उसके लिए? उसने पहले भी तो तुम्हें कंपनी से हॉस्पिटल तक फॉलो किया था ना, याद है? शेंदाई ने ब्रॉस इंस्टेंटली टाइट करते हुए फर्म टोन में कहा, फिलहाल मैं उस पर नजर रखूंगा। हर शाम ऑफिस से निकलते ही वो अपनी दादी को वी चैट पे एक छोटा सा मैसेज भेजता,
बस चेक करने के लिए कि शेनकिन घर पर है या नहीं। थैंकफुली अभी तक वो दादी की केयर कर रहा था और बिना रीजन के लंबे टाइम के लिए बाहर नहीं जाता था। इधर ये साल खत्म ही होने को था, न्यू ईयर क्लोज आ रहा था और शेंदाई ने डिसाइड किया कि इस फेस्टिव पीरियड में वो अपने डैड से एक सीरियस बात करेगा। उस रात जब वो जू रेसिडेंस वापस आया, ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे। पिछले कुछ दिन से वो लगातार ओवर टाइम कर रहा था, इसलिए जू मोयू से मुलाकात का मौका उसे मिल ही नहीं रहा था। दरवाजे से एंटर करते ही अंकल हैंग ने बता दिया कि यंग मास्टर आपका वेट कर रहे हैं स्टडी में, उनको आपसे कुछ बात करनी है। शेंदाई ने नेचुरली ऊपर देखा। हाँ, इस एंगल से थर्ड फ्लोर नजर नहीं आता, लेकिन उसके लिए थर्ड फ्लोर एक फॉरबिडन जोन जैसा था, जू मोयू का प्राइवेट डोमेन, जहाँ उसके कदम कभी नहीं पड़े थे। वो रूम में अपना सामान रख के सीधा ऊपर गया। शॉर्ट डिस्टेंस होने के बावजूद उसके लिए ये एक जैसे अननोन टेरिटरी का सफर था, या शायद ये उसे उसके और करीब ले जा रहा था। शेंदाई ने स्टडी के दरवाजे पे हल्की सी नॉक की। अंदर से आवाज आई, कम इन। अंदर एंटर करते ही उसने देखा जू मोयू डेस्क पे पजामाज में और सामने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स बिखरे हुए थे। कंप्यूटर की बैक लाइट उसके फेस को एक मैग्नेटिक ब्लू ग्रे ग्लो दे रही थी। उसका फ्लॉलेस स्कल्पचर जैसा फेस और ज्यादा अनरियल लग रहा था। लेट आए? आज भी ओवर टाइम? जू मोयू ने कैजुअली शेंदाई को एक ग्लांस देते हुए पूछा। हाँ, ल्यूनर न्यू ईयर से पहले काफी काम निपटाना है, पर तुम भी काम कर रहे हो, थक गए होगे ना? शेंदाई ने सॉफ्टली बोला। जू मोयू ने पेन रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस ये रश खत्म होते ही रेस्ट मिल जाएगा। अंकल हैंग ने बोला कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना था, शेंदाई ने पूछा। जू मोयू ने डायरेक्टली बोला, न्यू ईयर पे मेरे साथ घर चलो। शेंदाई थोड़ा स्टंट हुआ। जू मोयू ने उसे कामली एक्सप्लेन करते हुए कहा, दादाजी बेटर फील कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक साथ होगी और वो अपने ग्रैंडसन की वाइफ से मिलना चाहते हैं। ओह, ओके, कुछ प्रिपेयर करना है क्या? देखो, नर्वस होने की जरूरत नहीं, बस अपना पार्ट तुम परफेक्टली प्ले करना। एज पर प्लान, इन फ्रंट ऑफ उनके ग्रैंडफादर, उनकी शादी का रीजन हमेशा ट्रू लव होगा। फिर जू मोयू ने ऐड किया, हम वहाँ न्यू ईयर के दूसरे दिन तक वहीं रहेंगे, तीसरे दिन साउथ अफ्रीका चलेंगे, एक माइन इंस्पेक्ट करनी है, प्रोफेसर लियू और एक दो लोग और जाएंगे साथ में। इतना सुनते ही शेंदाई कैजुअली उसके डेस्क के चक्कर लगा के उसके लैब में बैठ गया और बोला, ठीक है, लेकिन क्या लोग नोटिस नहीं करेंगे? आई विल हैंडल इट, जू मोयू ने मैटर ऑफ फैक्टली कहा और शेंदाई के फेरामोन ब्लॉकिंग पैच को टीयर करके उसके नेक के बैग से सेंट इनहेल किया। एक रूटीन अब जब दोनों के बीच अब बहुत कॉमन हो गया था, वो एपीफिलियम का सॉफ्ट फ्रैग्रेंस जैसे पूरे दिन का एग्जॉशन मेल्ट कर दे। उसने शेंदाई को वेस्ट से पुल करके बोला, प्रोफेसर तुम्हें ग्रूम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, अब तो वो तुम्हें और ज्यादा वैल्यू करेंगे। तुम्हारा करियर, थीसिस, रिसर्च टॉपिक्स, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शेंदाई की आंखें वाइडन हो गईं। ये सब मेरे लिए क्यों? उसने हल्की सी स्टैमरिंग के साथ बोला, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जू मोयू ने सॉफ्टली स्माइल करके कहा, ऑफ कोर्स है, तुम मेरी वाइफ हो। और इस एक लाइन ने शेंदाई का दिल पूरी तरह से उसके कंट्रोल में ले लिया। चाहे जू मोयू का रीजन प्रैक्टिकल हो, बस एक एस क्लास हायर पैदा करने के लिए, फिर भी सिर्फ उस एक लाइन की तुम मेरी वाइफ हो के लिए शेंदाई अपना दिल पूरा दे देने को रेडी था। जू मोयू के सामने वो कभी रजिस्ट नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है लास्ट वर्किंग डे बिफोर न्यू ईयर। शेंदाई लॉयर के साथ मिलके कंपनी के लीगल आइडेंटिटी चेंज करने का काम फाइनलाइज कर रहा था। लॉयर ने बोला कि अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं मर्जर कंप्लीट होने के लिए, लेकिन फिर भी प्रोसेस उसके लिए शॉकिंगली फास्ट लग रहा था। शादी के एग्रीमेंट में लिखा था कि मैक्सिमम 5 साल के लिए। नेचुरली उसने सोचा था कि ये सारा प्रोसेस सालों तक खिंचता रहेगा, पर अब
लगता था कि शायद अगले ही साल सब खत्म हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा तो जू मोयू शायद बस एक ही वर्ड बोलेगा कि अब शादी ऑफिशियली खत्म। शेनदाई जानता था इस बारे में वरी करना बेकार है, लेकिन जू मोयू को अपने लिए फीलिंग्स डेवलप करवाना अब ये लिटरली एक टाइम रेस बन चुका था, और ऑनेस्टली उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पॉसिबल कैसे होगा। सीन शिफ्ट होता है 12वें लूनार महीने के 29वें दिन पर। शेनदाई अपने घर वापस आया दादी के साथ डिनर करने। उसने कैजुअली मेंशन किया कि वो साउथ अफ्रीका बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है और इस साल वो घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। हाफ ट्रूथ, क्योंकि असल में वो न्यू ईयर जू रेसिडेंस में बिताने वाला था। डिनर के बाद जब शेनकिन डिशेस धो रहा था, शेनदाई किचन में गया और शेनकिन से बोला, मैंने तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, न्यू ईयर है, अच्छा खाना लेना। मैं 10 दिन के लिए बिजनेस पर जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना, हॉस्पिटल के फॉलोअप्स, अपॉइंटमेंट्स मिस मत करना, और अगर दादी की हेल्थ पे कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। शेनकिन ने एक नजर उस पर डाली, फिर सॉफ्टली बोला, तुम अभी तक मुझे डैड कहने को रेडी नहीं हो? शेनदाई ने कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बस बोला, बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, मैं अपनी लाइफ हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दादी का ख्याल रखना है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे की जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन हमारे बीच कनेक्शन बस वहीं तक होगा। डिश स्क्रब करते हुए शेनकिन के हाथ रुक गए, उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। फिर वो बोला, अगर तुम्हारे फादर के पास मीन्स होते तो वो तुम दोनों को बेस्ट चीजें देते, तुम्हें अच्छा ट्रीट करते। शेनदाई ने हेड शेक किया, फिर काम लेकिन फर्म वॉइस में बोला, मैंने तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, पर अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत नहीं करता, बस इतना कह रहा हूँ कि हमें और ट्रबल मत देना। उसने मान लिया था कि शायद उसके फादर सच कह रहे थे कि अगर वो अमीर होता तो शायद स्टिंगी नहीं होता। बचपन में उसके डैड ने उसे कुछ महंगे टॉयज, कपड़े दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शेनकिन अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब तक वो अपनी नीड्स पूरी ना कर ले तब तक दूसरे के लिए जनरस नहीं होता था, और लाइफ के हर डिसीजन में वो हमेशा खुद को चूज करता, चाहे उसके लिए अपने सबसे करीब लोगों को हर्ट ही क्यों ना करना पड़े। शेनदाई जानता था अपने बाप के दिल में वो कभी प्यारा बेटा या एप्पल ऑफ द आई नहीं था। उसकी एग्जिस्टेंस सबसे बड़ी वैल्यू बस एक चीज थी, यूजिंग हाई के अगेंस्ट लेवरेज बनना, फिर चाहे वो प्यार के लिए हो या पैसों के लिए। और जब उसका कोई काम न रहा तो वो बस एक बोझ बन गया, जिसे फिर दादा दादी के हवाले कर दिया गया। अब उसके दिल में शेनकिन के लिए हेट बची थी न माफी, बस एक चीज थी, फिलहाल ड्यूटी, बस पैसों से सपोर्ट देना, और बाकी रिश्ते का सिलसिला वहीं खत्म। सीन शिफ्ट होता है न्यू ईयर ईव के दिन। ओल्ड वू ने गाड़ी निकाली और जू मोयू के साथ वो दोनों चढ़ गए पहाड़ों की तरफ, वहीं जहां जू फैमिली के बुजुर्ग अपने आखिरी साल शायद गुजार रहे थे। रास्ते में शेनदाई को जू फैमिली के बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया कि ओल्ड मैन जू को 2 अल्फा बेटे हैं, एक बीटा बेटी और एक ओमेगा बेटा भी है, लेकिन बीटा और ओमेगा फैमिली बिजनेस इनहेरिट नहीं कर सकते, तो उनकी शादी पहले ही हो गई थी। इस साल पूरी फैमिली वापस आई थी सेलिब्रेट करने, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था ये शायद ग्रैंडफादर जू का आखिरी चाइनीज न्यू ईयर हो। जू मोयू ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इस साल तुम्हारे होने की वजह से मैं पहली बार अपने कजिन से पहले एल्डर्स को टी सर्व करूंगा। शेनदाई ने थोड़ा कंफ्यूज होकर जू मोयू को देखा, फिर पूछा, कैसे? जू मोयू ने समझाया, मेरा सबसे बड़ा चाचा फैमिली का एल्डेस्ट सन है, हमेशा वो ही पहले टी सर्व करता है अपने बेटे के साथ। मतलब यहाँ जू चेंग चेंग और उसके डैड की बात हो रही थी। मैं और मेरे पेरेंट्स हमेशा सेकंड नंबर पे रहते हैं, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अपनी फैमिली है, तो इस बार हम लाइन में आगे रहेंगे। शेनदाई के लिए ये सब समझना जरा मुश्किल था, मॉडर्न जमाने में भी इतने फ्लूडल ट्रेडिशंस।
और भी अजीब बात, जू मोयू का इस छोटी सी चीज में इतना कॉम्पिटिटिव होना। सच में वो समझ ही नहीं पाया था। पर जू चेंगचेंग तो तुम्हें बिग ब्रदर बुलाता है ना, क्या तुम एल्डेस्ट ग्रैंडसन नहीं हो? जू मोयू ने कामली जवाब दिया, हाँ और नहीं भी, हमारी एक बड़ी अल्फा सिस्टर भी थी। शेंदाई हैरान, बोला, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। उसने सोचा, अगर एक और अल्फा होती तो शायद आज स्टारशिप कॉर्पोरेशन में बड़ी पोजीशन होल्ड करती, पर इतने सालों से काम करते हुए उसने कभी इसका जिक्र ही नहीं सुना। तभी जू मोयू ने एक शॉर्ट और ब्लंट जवाब दिया, शी इज डेड। शेंदाई ने हल्की सी ओह निकाली और जू मोयू ने अपना चेहरा विंडो की तरफ मोड़ लिया। बाहर की सीनरी तेजी से गुजर रही थी और इसके एक्सप्रेशन से साफ था कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है जू रेसिडेंस के ओल्ड हाउस पर। ग्रैंडफादर जू का एस्टेट बिल्कुल एक लग्जरी सैनिटोरियम की तरह था। रैम्प्स, हैंडरेल्स, साउंड प्रूफ रूम्स, लो सैचुरेशन लाइटिंग, सब स्पेशली एल्डरली के लिए डिजाइन, और एक डेडिकेटेड मेडिकल टीम भी जो परमानेंटली वहीं मौजूद रहती थी। जू मोयू ने कहा, चलो पहले मेरी मॉम और डैड से मिल लेते हैं। लिविंग रूम में जू शेन किताब पढ़ रहा था। दोनों को देखते ही उन्होंने सर उठाया और हल्की सी स्माइल के साथ कहा, वापस आ गए? सफर ठीक था ना? पहाड़ों की रोड आधी पिघली बर्फ से ढक चुकी थी, बहुत स्लिपरी थी, इसीलिए ओल्ड वो गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था। जू मोयू ने अंदर आते ही पूछा, मेरी माँ कहाँ है? जू शेन ने विंडो के बाहर देखते हुए बोला, बाहर प्लम ब्लॉसम्स देख रही है, वो भी इतनी ठंड में। फिर शेंदाई की तरफ देखते हुए बोला, तुम उन्हें जाके ये ब्लैंकेट दे दो। जी डायरेक्टर जू। शेंदाई ने ब्लैंकेट उठाया और गार्डन की तरफ निकल पड़ा। बाहर बर्फ के बीच मिसेस जू खड़ी थी, फोन से उन फ्रॉस्ट कवर्ड प्लम ब्लॉसम की तस्वीर खींच रही थी। ठंड के बीच उनके गाल क्रिम्सन फूल एकदम जिद्दी लग रहे थे, जैसे कह रहे हो, हाँ हम यहाँ भी खिलेंगे। शेंदाई के कदम बर्फ पर क्रंच क्रंच करते हुए गए। मिसेस जू की जेड वाइट उंगलियां ठंड से लाल हो गई थी, फिर भी वो अपनी तस्वीर खींचने में बिजी थी। वो अब भी उतनी ही ग्रेसफुल और खूबसूरत थी जैसे एक अकेली रेयर प्लम ब्लॉसम सफेद बर्फ के बीच में। मिसेस जू ने पलटकर शेंदाई को देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, देखो प्लम ब्लॉसम्स कितने खूबसूरत लगते हैं जब ये ब्लूम होती हैं। तो कुछ फूल बस ऐसे ही होते हैं, यूनिक, जो बिना गर्म मौसम के भी जी लेते हैं। बिल्कुल सही, आप ये ब्लैंकेट पहनिए, बाहर काफी ठंड है, शेंदाई ने कहा और ब्लैंकेट उनके कंधों पर रख दिया। मिसेस जू बोली, ठंड तो है और तुम भी इतने पतले कपड़े पहने हो, चलो अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद भी मिसेस जू फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास ही खड़ी रही, बाहर प्लम ब्लॉसम्स को देखते हुए। फिर बोली, मुझे लगता नहीं था कि मोयू तुम्हें यहाँ ले आएगा। लूना न्यू ईयर का टाइम बहुत बोरिंग होता है। शेंदाई ने कामली कहा, मोयू ने बताया कि ग्रैंडफादर हम दोनों को मिलना चाहते हैं। मिसेस जू ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम जू फैमिली के लिए कब एक अल्फा पैदा कर सकते हो, पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा फेरामोन ग्रेड सिर्फ बी है। शेंदाई थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा, पर पोलाइटली ये टॉपिक से निकलना मुश्किल था। मिसेस जू का स्माइल अब हल्की सी मौकरी से भरा था। वो बोली, उनकी उम्र से बेवकूफ मत बनो, अंदर से वो सब जानते हैं। उन्हें पता है कि मोयू ने तुमसे शादी क्यों की। उन्हें ये भी पता है कि जैसे वो चले जाएंगे उसके दो बड़े बेटे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। अब जब जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं तो वो कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, और ये भी उन्होंने रियलाइज किया कि अंदर की लड़ाई ने फैमिली को कितना नुकसान दिया है। पर जब उन्होंने खुद अपने बच्चों को वो लड़ने वाले बीस्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, तब तो वो अपनी एजुकेशन फिलॉसफी पे बहुत प्राउड थे। शेंदाई सोच रहा था कि मिसेस जू ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? शायद क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ जिसका यहाँ कोई पर्सनल फायदा नहीं है और जो इनके सीक्रेट्स को लीक नहीं करेगा, या शायद बस इसीलिए
कि मैं भी इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और समझ सकता हूँ कि वो बातें जो वो शेयर कर रही हैं। पर असली वजह थी रिसेंटमेंट। हाँ, उनके हर लफ्ज के नीचे एक चुभन थी। भले ही वो प्यार से बोल रही थी, पर उनके हर शब्द में जहर मिला हुआ था। शेंदाई जानता था कि इस गेम में वो सिर्फ एक पॉन है। जिसे जू मोयू अपने फायदे के लिए उसे यूज कर सकता था, वैसे ही मिसेस जू भी। पर ये उसके लिए गलत डील नहीं थी, क्योंकि उसे वैसे भी जू मोयू की अपब्रिंगिंग का सच समझना था। तो उसने भी कैजुअली ही पूछ लिया, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? सवाल जानबूझकर वेग था, ताकि वो अपने मन से उसे और डिटेल बताएं। मिसेस जू उसे बड़ी ही शांत नजर से देखते हुए बोली, क्योंकि मेरे पति और मेरा बेटा को इसी तरह से रेज किया गया है। तुम एक नॉर्मल फैमिली से हो, तुम समझ ही नहीं पाओगे। यू बायुए जैसे लोग जू फैमिली की बहू बन सकते हैं, तुम नहीं। शेंदाई के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो भी इस बात को सच ही मानता था। मिसेस जू की आंखें जेंटल थी, पर उनके पीछे एक शार्प एज छुपा था। वो बोली, मुझे पता है तुम और मोयू अब साथ हो। क्या तुम दोनों प्रिकॉशंस यूज करते हो? ये सवाल उसके लिए और भी अनकंफर्टेबल था। फिर भी वो अपने एक्सप्रेशन को संभालते हुए बोला, हाँ, हमने एग्रीमेंट किया था, हम बच्चे नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। मिसेस जू ब्लैंकेट को अपने आसपास और कसते हुए बोली, तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है। अगर तुम टॉप टायर अल्फा पैदा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा बच्चा जू फैमिली के लिए बेकार होगा। ये लफ्ज इतने ठंडे और कातिल थे कि उसके दिल ने एक तीखी सी चुभन महसूस की। उसे पता था कि वो एक बी ग्रेड फेरोमोन ओमेगा है। उसके लिए ए क्लास अल्फा पैदा करना ही लकी होगा, तो एस क्लास तो लॉटरी जीतने से भी मुश्किल था। और जू मोयू तो उसे क्लियरली कह चुका था कि उसका फ्यूचर लाइफ पार्टनर एक एस क्लास ओमेगा होना चाहिए, जो उसे एक एस क्लास अल्फा पैदा कर सके। फिर भी इंसान को इतनी यूटिलिटी टर्म्स में देखना, एक लाइफ को सिर्फ एक ब्रीडिंग वैल्यू तक सीमित रखना, उसे बीमार कर देता था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। बोला, फेरोमोन ग्रेड्स क्या इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? हाफ क्वेश्चन था, बाकी हाफ उसने अपने मन में दिल में दबा लिया। वो कहना चाहता था कि एक ओमेगा की वैल्यू सिर्फ उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से जज करना, उसके टैलेंट और स्किल को इग्नोर करना गलत है। पर वो जानता था कि उसकी ये सोच एक पुराने जनरेशन के एल्डर को समझाना बेकार था। मिसेस जू ने भी उसे सीधा जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, स्पेशली अल्फा के वर्ल्ड में। फिर वो थोड़ा रुक के बोली, तुम्हें पता है, मोयू के फादर साइड पे एक बड़ी बहन थी, चेंगचेंग की भी बहन। शेंदाई ने याद किया, बोला, हाँ, मोयू ने बताया था कि वो अब नहीं रही। मिसेस जू की आवाज हल्की सी नरम हो गई। बोली, वो बहुत प्यारी लड़की थी, ए क्लास अल्फा, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। पर अफसोस, उसकी ट्रेजेडी शुरू हुई मोयू के पैदा होने के दिन से और पीक पे पहुंची चेंगचेंग के जन्म के बाद। शेंदाई ने हैरानी से पूछा, क्यों? मिसेस जू ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि उसके 2 छोटे भाई थे, जिनसे वो कभी कंपीट नहीं कर सकती थी, चाहे जितनी मेहनत की। पर जेनेटिक गैप को क्रॉस करना नामुमकिन था। वो एल्डेस्ट ब्रांड की पहली संतान थी, फिर भी उसे स्टारशिप कॉर्पोरेशन में सिर्फ सेकेंडरी बिजनेसेस हैंडल करने को दिया गया। एक अल्फा जिसकी अपब्रिंगिंग प्रिविलेज थी और सेल्फ वर्थ हाई थी, उसके लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। बाहर से वो जितनी लकी और वेल्दी लगती थी, अंदर से उतनी ही सेल्फ डाउट और अनहैप्पीनेस में जीती थी। मिसेस जू ने अपना माथा हल्की सी ठंडी विंडो से लगाया और बोली, वो सैन फ्रांसिस्को में ड्रग ओवरडोज से मर गई, और जब गई तब वो मोयू से भी छोटी थी। अब एक एक करके जू फैमिली के मेंबर्स आने लगे और थोड़ी देर में पूरा हॉल भर गया। शेंदाई कुछ चेहरे पहले से जानता था, लेकिन नए लोग ज्यादा थे। ओल्ड मैन जू के चारों बच्चे अपने अपने घर बना चुके थे और अब एक ही छत के नीचे 4 जनरेशंस थी, एकदम
प्रॉस्परस लीनेज का परफेक्ट एग्जाम्पल। वो चुपचाप जू मोयो के पास बैठा था, सुन रहा था कि कैसे मोयू अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा है। मोयू के पेरेंट्स दूसरे कॉर्नर में अपने ही सर्कल के लोगों से मिल रहे थे। जू चेंगचेंग भी आ चुका था। फिलहाल कुछ कजन्स के साथ पोकर खेल रहा था। दो छोटे बच्चे लिविंग रूम में भाग दौड़ कर रहे थे, कभी कान फाड़ चिल्लाना, और एक पल के लिए ये शांत सी हवेली भी एक घर जैसी लगने लगी थी। तभी एक यंग अल्फा लड़की आई, कुछ 12-13 साल की होगी, बहुत प्यारी, बिल्कुल एक छोटी सी ग्रोन अप जैसे अपने बड़े लोगों को पोलाइटली विश कर रही थी। ओल्डर कजिन हैप्पी न्यू ईयर, ओल्डर कजिन्स वाइफ हैप्पी न्यू ईयर। जू मोयो ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, रेन रेन और लंबी हो गई हो। फिर उसने शेंदाई को एक छोटा सा विंग दिया। शेंदाई के कोट के अंदर कुछ रेड एनवेलप्स रेडी थे। उसने एक निकाल के उस लड़की को देते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर। रेन रेन ने भी बहुत ग्रेसफुली ले लिया। फिर सीधा उसने शेंदाई से पूछा, मैंने सुना है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हुए हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हो। क्या आपका मास्टर्स हो गया या आपने पीएचडी ले ली? शेंदाई ने कामली जवाब दिया, मैं अभी डॉक्टरेट परस्यू कर रहा हूँ। रेन ने सर हिला के एक तेजी से उसको हेड टू टो स्कैन किया। फिर बोली, पिछले साल यूएसटी के यूथ कप कंपटीशन में जो समर वेकेशन में होता है, मैंने मैथ्स कैटेगरी में नेशन वाइड फर्स्ट प्राइज जीता। फ्यूचर में मुझे यूएसटी में एडमिशन का रिकमेंडेशन मिल जाएगा। ऑल्दो मेरे लिए और भी बेटर ऑप्शंस हैं। आपको वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा लगता है? शेंदाई भी उसकी मैच्योरिटी देख के थोड़ा हैरान था। इतनी छोटी एज में बिना शर्माए इतने कॉन्फिडेंटली बात करना, ये क्लियरली एक वेल्दी अल्फा अपब्रिंगिंग का रिजल्ट था। उसने सोचा, मैं इसकी एज में तो एनवेलप लेके चुपचाप एक कोने में भाग जाता, और ये तो कन्वर्सेशन कंट्रोल कर रही है। और फिर उसने दिमाग में जू मोयो की वो बड़ी कजन की कहानी फ्लैश की। कितने बड़े एम्बिशंस होंगे एक प्रिविलेज्ड अल्फा के, और कितना इंटेंस होता होगा डिफीट का टेस्ट। सोच के ही उसका दिल और हैवी हो गया था। फिर भी शेंदाई ने स्माइल के साथ कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर पता नहीं तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करे या नहीं। रेन ने भी मुस्कुरा के बोला, मुझे भी अभी श्योर नहीं है। यूएसटी पसंद है, पर मैं अभी छोटी हूँ, फ्यूचर प्लान्स भी फिक्स नहीं हुए। आप अपना विचार दे दो। फ्यूचर में अगर मुझे कुछ पूछना हुआ तो मैं आपसे गाइडेंस ले सकती हूँ। रेन के चले जाने के बाद कुछ रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे। शेंदाई ने थोड़ा झुक के जू मोयो के कान में फुसफुसाया, तुम भी ऐसे ही थे क्या जब छोटे थे? जू मोयो ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्यों, क्यूट नहीं है क्या? क्यूट है, शेंदाई ने कहा, बस ज्यादा बचपना नहीं है। आई वॉज स्मार्टर देन हर, मोयू ने कैजुअली बोला। फिर टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ के सॉफ्टली स्क्वीज किया। शेंदाई ने भी तुरंत उसके फिंगर्स को टाइटली ग्लास्प कर लिया। इतने सब इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करने के बाद भी फैमिली के बीच यूं चुपके से हाथ पकड़ना उसके दिल को एक अलग ही वार्मथ दे रहा था। काश ये स्वीटनेस थोड़ा और लंबा चल सकती। शाम को ग्रैंडफादर जू फाइनली आए। व्हील चेयर पर बैठे, चेहरे पर पीलापन, टेम्पल्स पे सफेद हो चुके बाल, आंखों में थोड़ी क्लाउडी सी थकान, हाथ के नसों पे आईवी के निशान। उनकी तबीयत क्लियरली बहुत फ्रजाइल लग रही थी। शेंदाई को याद आया वो पुरानी फोटो जो उसने स्टारशिप के एग्जीबिशन हॉल में देखी थी, जहां ग्रैंडफादर जू अपने प्राइम में थे, रेयर अर्थ इंडस्ट्री के एक पायनियर, जिसकी अचीवमेंट्स इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल थी। इतना बड़ा नाम और आज बीमारी के सामने इतना कमजोर। बच्चे, पोते, परिवार के सब मेंबर्स दो लाइन में खड़े होके एक साथ बोले, हैप्पी न्यू ईयर ग्रैंडपा। ओल्ड मैन ने हल्का सा सर हिलाया, बोले, सब आ गए। इतनी बड़ी फैमिली देख के अच्छा लगता है। जू शेन ने भी स्माइल करते हुए कहा, डैड आज आप ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। पीछे खड़ी नर्स ने जवाब दिया, ग्रैंडपा ने आज आधा बाउल चावल खाया, थोड़ा सा साइड डिश भी, और दोपहर को नैप लिया, इसीलिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की एनर्जी बची है।
ये सुनते ही सब लोगों ने ताली बजाई। ग्रैंडफादर जू हल्की सी स्माइल के साथ बोले, बड़े लोग वैसे ही दिखते हैं, पर छोटे बच्चे पलक झपकते ही बदल जाते हैं। नर्स ने उन्हें डाइनिंग रूम के हेड पर बिठाया और सब लोग एक एक करके अपनी सीट लेके बैठ गए। डिनर के दौरान ग्रैंडफादर जू बहुत कंपोज्ड और मेजर्ड टोन में बातें करते रहे। कंपनी के काम से लेकर फैमिली की एडवाइस तक शादीशुदा कपल्स को समझाया कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट सुलझाओ। बच्चों की एजुकेशन पे बात की। उनकी कमजोर हेल्थ और धीरे धीरे गिरती आवाज देख के दिल भर आता था। खाना खत्म होने के बाद सब बच्चे और पोते अपने टर्न पे टी सर्व करके न्यू ईयर विश करने लगे। सबसे पहले जू चेंगचेंग के फादर, एल्डेस्ट ब्रांच के होने के ऑनर उन्हीं के पास था। उसके बाद सेकंड जनरेशन खत्म होती ही जू मोयू की बारी आई। शेंदाई उसके बिल्कुल पीछे था, थोड़ा नर्वस। इंटर्नशिप के टाइम से ही उसने सोचा था कि काश एक बार इस लेजेंडरी इंसान को सामने से देख पाए, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो जू फैमिली का ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन के यहाँ खड़ा होगा, चाहे टेम्पररी ही सही। उसके दिमाग में स्टारशिप कॉर्पोरेशन की कहानी और ओल्ड मैन का नाम एक साथ घूम रहा था, और उस मोमेंट में उसने क्लियरली महसूस किया कि जू मोयू और उसके बीच का गैप एक ऐसा डिस्टेंस जो कभी ब्रिज नहीं हो सकता। दोनों ने अपने टी कप्स उठाए, झुककर रिस्पेक्ट से बोला, ग्रैंडफादर, हैप्पी न्यू ईयर। ग्रैंडफादर जू ने हल्का सा सर हिला के स्माइल किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जू मोयू पे पड़ी, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। आखिर ये तो उनका सबसे फेवरेट टॉप अल्फा सक्सेसर था ना। ग्रैंडफादर जू, कंपनी का हाल कैसा है आजकल? जू मोयू, सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ग्रैंडफादर जू, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। जू मोयू, जी रखूंगा। फिर उनकी नजर शेंदाई पर गई। ग्रैंडफादर जू बोले, तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। एक ओमेगा के लिए ऐसे करियर बनाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अब तुम जू फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम्हें फैमिली को पहले रखना होगा, और मोयू का दिन भर ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शेंदाई ने धीरे से कहा, जी समझ गया। पर ग्रैंडफादर के नेक्स्ट वर्ड्स ने उसके दिल में एक ठंडी सी सांस भर दी। वो बोले, जल्दी से जू फैमिली को कुछ अल्फाज दे दो। शेंदाई ने रिस्पेक्ट से हाँ तो कह दिया, पर अंदर ही अंदर एक हेल्पलेसनेस छिप गई। वो लेजेंडरी फिगर जिसकी कहानियों में वो एक हीरो का ऑरा था, आज उस ग्लैमर से बिल्कुल खाली लग रहा था। फिर नर्स की तरफ इशारा करके ग्रैंडफादर बोले, ये एक छोटा सा गिफ्ट है तुम दोनों के लिए, तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहे। नर्स ने एक रेड एनवेलप उसके हाथ में रखा। शेंदाई बोला, बहुत शुक्रिया ग्रैंडफादर। अब सब ग्रैंड किड्स अपने रिस्पेक्ट दे चुके थे। ग्रैंडफादर भी थक गए और नर्स उन्हें रूम में आराम करने ले गई। जू मोयू को उसके कुछ एल्डर्स खींच के कार्ड टेबल पर ले गए। शेंदाई ने फोन उठाया और एक खाली सिटिंग रूम में चला गया, ग्रैंड माँ को वीडियो कॉल करने। इधर लोग टीवी देख रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, बातें भी हो रही थी। सब न्यू ईयर की घंटी बजने का वेट ही कर रहे थे। रूम का डेकोर इतना यूरोपियन था कि अगर कोई बोले कि एक होटल का लॉबी है तो भी सामने वाला मान लेगा। कॉल लगते ही ग्रैंडमा के सवालों की बारिश शुरू हो गई। क्या तुम एडजस्ट हो गए? प्लेन से थक तो नहीं गए ना? वहाँ खाना ठीक से मिल रहा है ना? बीच बीच में शेनकिन भी स्क्रीन पर आ जाता, बताता कि उनके न्यू ईयर डिनर का मेन्यू क्या है। 3 पीढ़ियां एक साथ, कैजुअल बातें, एकदम वार्म, एकदम होम लाइक फील। शेंदाई को लग भी रहा था कि शायद उसके फादर उतने बुरे भी नहीं हैं। आधा घंटा बात करके ग्रैंडमा ने इंसिस्ट किया कि वो रेस्ट करे और कॉल खत्म हो गई। बस रूम से निकलने ही वाला था कि तभी सामने से आ गया जू चेंगचेंग। पता नहीं अंदर आ रहा था या जानबूझ के रास्ता रोक रहा था, पर शेंदाई तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। जू चेंगचेंग के लिप्स पे एक हल्का ऑलमोस्ट लाफ था। वो बोला, इतना नर्वस क्यों हो? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? शेंदाई ने एकदम शार्प स्नैप करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकली है? क्या कहना है इस बार तुम्हें? जू चेंगचेंग बोला, तुम तो मेरे साथ बहुत अनफेयर हो। मैं हर बार तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ
और तुम मेरी गुड इंटेंशंस को हमेशा रिजेक्ट कर देते हो। शेन दाई ने उसे एक कड़क ग्लेयर दिया, जैसे बस नजर से ही कह रहा हो कि दूर रहो मुझसे। लेकिन जू चेंग चेंग कुछ कदम और आगे बढ़ गया और हल्की सी स्मिक के साथ बोला, तुम्हारे पूरी बॉडी पे मेरे बड़े भाई का सेंट छाया हुआ है। शेंडाई का ये रिफ्लेक्स ही था कि अपना नाक थोड़ा व्रिंकल कर लेना, पर उसने तुरंत ही खुद को कंट्रोल भी कर लिया। उसे पता था कि ये बस एक चीप सा टॉन्ट था। जू मोयो ने उसे ना कोई डेलिब्रेट मार्क दिया था, ना फेरामोन रिलीज किए थे, और वैसे भी ऐसे कैजुअल क्लोज कांटेक्ट का सेंट भी जल्दी फेड हो जाता है। जू चेंग चेंग ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें वही कहने आया हूँ जो पिछली बार कहा था। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे भाई का मार्क दिलाने में, और ये तो वही है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, है ना? पर शेन दाई ने उसे बड़े कोल्ड वे में रिप्लाई दिया, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता और मैं तुम्हारा पॉन बनने वाला भी नहीं हूँ। अपनी एनर्जी काम में, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में लगाओ। इतना रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? ये तो विन विन सिचुएशन है। जू चेंग चेंग ने आर्म्स फोल्ड किए, आंखों से उसे एक शार्प ग्लेयर देते हुए कहा, तुम चाहते हो ना कि वो तुम्हारा अल्फा बने या नहीं? शेंदाई ने थोड़ा कड़वा सा टोन में जवाब दिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। पर जू चेंग चेंग का सवाल अब सीधा और कटिंग था, यस और नो। उसकी गेज इतनी इंटेंस थी कि एक टॉप अल्फा का वो नेचुरल प्रेशर रूम में हवा को भी हैवी बना रहा था। शेंदाई के पैरों में एक हल्की सी कमजोरी आई, जैसे उसकी स्ट्रेंथ ड्रेन हो रही हो, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी छुपके से कसते हुए कहा, जो मैं चाहूंगा उसके लिए मैं खुद फाइट करूंगा, पर सिर्फ एक ईमानदार तरीके से। जू चेंग चेंग शेंदाई की बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। फिर बोला, ईमानदारी से? मेरा भाई कभी भी एक ऐसे ओमेगा को मार्क नहीं करेगा जिसके पास ना पावर है, ना इन्फ्लुएंस और ना ही अच्छे जीन्स। शायद अभी तुम उसे अच्छे लगते हो, उसके साथ सोने का कंफर्ट ले रहे हो, और इसीलिए वो तुम्हें अपने पास रख भी रहा है। लेकिन जब एक परफेक्ट वाइफ कैंडिडेट आएगी, तुम बस देखते रहोगे और वो उससे शादी कर लेगा। ईमानदारी, और वो भी तुमसे? हाँ। शेंदाई का दिल की धड़कन तेज हो गई। गुस्सा और बेइज्जती दोनों एक साथ उसने फील की थी, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हर एक शब्द उसे सच लग रहा था। जू चेंग चेंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास गैम्बल करने के लिए बहुत कम चिप्स हैं और तुम सोच रहे हो कि जैकपॉट लग जाएगा। सच ये है कि एक बार तुम्हें मार्क मिल गया, चाहे कैसे भी, आधी लड़ाई तो तुम वैसे ही जीत लोगे। पर उसने एक स्लो विंक मारते हुए कहा, तो चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है क्या? पर शेंदाई ने एक आइसी टोन में जवाब दिया, अपनी जिंदगी में तुमने कभी अपने भाई को हराया है? क्या सोचकर तुम समझते हो कि तुम ऐसी कैसी चीज को कंट्रोल कर पाओगे? शेंदाई की बात सुनकर जू चेंग चेंग के लिप्स पर एक नोइंग स्माइल आई। वो बोला, मेरा भाई नॉर्मल दिनों में लगभग इनविंसिबल है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। हर साल रुत के टाइम सबसे पावरफुल टॉप अल्फा भी एक बच्चे की तरह वनरेबल हो जाता है। शेंदाई के बॉडी ने एक पल के लिए फ्रीज किया और उस छोटे से इंस्टेंट में उसके दिल के तार हल्की सी ट्रेम्बल से हिल गए। वो एक ऐसा एहसास था जो शायद वेवरिंग कहलाता है। जू चेंग चेंग ने जैसे अपना काम कंप्लीट कर लिया हो। उसके होठों पर एक नोइंग स्माइल थी और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया और शेंदाई वहीं खड़ा रह गया लंबे समय तक। उसकी सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई थी और दिल ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी किसी ने जकड़ के रखा हो। वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। ये एक अल्फा की सबसे फैटल वीकनेसेस थी। यूजुअली स्प्रिंग और समर के गर्म मौसम में ये होता है। ये ओमेगा की हीट के जैसा ही था, लेकिन फर्क ये है कि एक अल्फा के लिए उस वक्त सबसे बड़ी नीड होती थी ब्रीडिंग और मार्किंग। उस वक्त उनका पूरा शरीर एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे वापस चला जाता है। वो एक साथ डेंजरस भी बन जाते हैं और वनरेबल भी। अगर उनके पास वो ओमेगा हो जिनको उन्होंने मार्क किया है, तो ये पीरियड उनके लिए एक सैटिस्फाइंग और स्वीट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर ना हो तो वो उनके लिए एक टॉर्मेंट बन जाता है
और टॉप अल्फाज के लिए ये टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसी वक्त वो सबसे इजीली यूज्ड या बिट्रेड हो सकते हैं। इसीलिए वो अपना रुत का टाइम हमेशा कोई सिक्योर्ड और सिक्योर जगह चूज करते हैं। शेंदाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि जू चेंग चेंग ऐसा कुछ प्लान करता होगा, लेकिन सोचने पर उसे लगा कि हाँ, ये तो इकलौता वीकनेस है ना जू मोयू का। जू चेंग चेंग ने जो कहा वो एकदम सही था। ये ही सबसे बड़ा चांस था कि जू मोयू का मार्क पाना। लेकिन सवाल ये था कि मैं ऐसा मार्क चाहता ही क्यों हूँ? क्या फायदा ऐसे मार्क का जो दिल से ना हो, जो उस अल्फा की तरफ से एक सच्चा प्रॉमिस ना हो, जहाँ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का इमोशन ही ना हो? नहीं, असली मार्क ये नहीं होता। जो मैटर करता है वो था दिल का रिश्ता। शेंदाई के मन में एक ही बात चल रही थी, बेटर होगा कि मैं जू मोयू को वार्न करूं, उसे बताऊं कि ये जू चेंग चेंग कितना कनिंग और डेंजरस है। शायद अभी ओल्ड मैन जू जिंदा है, इसीलिए ये ओपनली कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कल को कौन जाने ये क्या कर बैठे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। जैसे ही मिडनाइट करीब आई, पूरी जू फैमिली कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो गई थी। सब लोग मिलके फायर क्रैकर्स सेट करने वाले थे। छोटे छोटे बच्चे स्नो में इधर उधर भाग रहे थे। उनकी चीख पुकार कोर्टयार्ड को और लाइवली बना रही थी। बड़े बड़े लाल लैंटर्न्स बर्फ के सफेद बैकग्राउंड पे और भी ब्राइट लग रहे थे। पूरे माहौल में एक फेस्टिव हैप्पीनेस थी। शेंदाई वहां खड़ा था और उसके दिल में अजीब सी फीलिंग थी। छोटे होते हुए उसके आसपास कभी ऐसे कजिन्स या सेम एज वाले रिलेटिव्स नहीं थे जिनसे वो खेल पाए। ये पहली बार था जब उसने न्यू ईयर इतने लोगों के साथ मनाया, और वो लाइवली फैमिली वाली एटमॉस्फेयर उसके दिल को कहीं टच कर गई। उसे लगा जैसे वो भी इस परिवार का एक हिस्सा हो, चाहे फिर ये सिर्फ एक फ्लीटिंग इल्यूजन ही क्यों ना हो। उसने अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देखा, वो इंसान जो सिर्फ नाम का उसका हस्बैंड था। फिर धीरे से उसने उसका फोहाम पकड़ लिया। जू मोयू ने अपना सर झुकाया और उसकी तरफ देखा। ऊपर से देखने पर उसने क्लियरली नोटिस किया शेंदाई का खूबसूरत चेहरा। जैसे ही शेंदाई को कुछ महसूस हुआ, उसने अपनी आंखें उठाई और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। उस पल जैसे पुराना नया बन गया हो, और दोनों की आंखों में रिफ्लेक्टेड चेहरे एक अलग ही सिग्निफिकेंस ले आया। दोनों के दिल जोर से कांप गए। शेंदाई कभी भी जू मोयू की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाता था, क्योंकि जब तुम्हें कोई पसंद हो तो नेचुरली तुम थोड़ा टिमिड हो जाते हो। इसीलिए उसने तुरंत अपनी नजरें हटाई और कैजुअली बोला, कार्ड्स में कुछ जीता क्या? जू मोयू ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, थोड़ा, और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, आज रात अगर तुम मुझे कुछ अच्छा बोलोगे तो मैं जरूर तुम्हें एक रेड एनवेलप दूंगा। शेंदाई ने हंसते हुए बोला, गोंग जाई फाकाई। जू मोयू ने तुरंत रिजेक्ट करते हुए कहा, ही बहुत टैकी है। शेंदाई ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर क्या बोलूं? जू मोयू ने अपनी वॉइस थोड़ी लो करके उसे थोड़ा हस्की टोन में कहा, ऐसा कुछ जो सिर्फ मुझे खुश कर सके। बात सुनते ही शेंदाई का चेहरा एकदम टाइटन हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे, लेकिन उस मोमेंट में अचानक फायर क्रैकर्स की तेज आवाज ने उसे डरा दिया। माउंटेन्स में फायरवर्क्स इलीगल थे, लेकिन उस रात जो धमाका हुआ, जैसे 10,000 फटाके एक साथ फूट पड़े हों। एटमॉस्फेयर एकदम वाइब्रेंट और फेस्टिव बन गया। बच्चों की चीख पुकार और लाफ्टर भी उसके साथ गुनगुनाती रहीं। शेंदाई भी मुस्कुराया, अपने कान दोनों हाथों से बंद कर लिए और दिल में चुपके से एक न्यू ईयर्स विश मांगी। अगले साल भी ऐसे ही जू मोयू के साथ बनाऊं, और अगर मैं थोड़ा ग्रीडी बन जाऊं तो हर साल ऐसा ही हो। गेस्ट बेडरूम लौट कर आते ही जू मोयू ने उसके शोल्डर्स पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, चलो साथ में शॉवर करते हैं। शॉवर हेड से पानी बरसात की तरह गिर रहा था। दोनों एक मिस्टी स्टीम में घिरे हुए थे, लेकिन जितना पानी गर्म था उतना ही ज्यादा हॉट थे जू मोयू के क्लोज गेस्चर्स जो उसने शेंदाई के शोल्डर्स पर छोड़े। उसने शेंदाई को वेस्ट से पकड़कर अपने आर्म्स में खींच लिया। स्टीम ने
पूरे बाथरूम को वाइट हेज में लपेट लिया था। जू मोयू ने उसका चिन उठाकर उसे पैशनेटली किस किया। शैन दाई की सांसें एकदम शॉर्ट हो गईं। वो गास्प करने लगा। उसके लेग्स ट्रेम्बलिंग थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही शाइन थी, जैसे वो उस मोमेंट को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। और तभी उस पैशनेट इंटेंसिटी के बीच जू मोयू ने उसकी नैप के टेंडर फ्लैश पर अपने होठों से एक हल्की सी बाइट छोड़ी। बस 1 इंच दूर उस ग्लैंड से, वो जगह जहां एक परमानेंट मार्क लग सकता था। लेकिन फिर भी वो मार्क कभी कंप्लीट नहीं हुआ, और वही एब्सेंस, वही टोटल पोजीशन की कमी उन दोनों के बीच सबसे बड़ी दूरी बन गई थी। जू मोयू के दिल में एक ऐसा जुनून था जो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। हर बार उसे लगता था कि बस अब वो अपना सब्र खो देगा। उसके अंदर का अल्फा इंस्टिंक्ट उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करता था, और जब भी वो शैनदाई के पास होता, उसे अपने खुद के लिमिट्स पर शक होने लगता। प्लेजर के बीच वो हमेशा एक हिडन बेचैनी महसूस करता, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे गुस्सा जो किसी पे वो निकाल नहीं पाता, वो बस अब शैनदाई पे निकाल रहा था। जू मोयू पहले कभी भी ऐसे अपने जज्बात में डूबा नहीं था। हमेशा अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखता था, जैसे खाने पे कंट्रोल, वैसे ही डिजायर पे भी। लेकिन शैनदाई के साथ वो रिस्ट्रेंट टूट जाता। उसकी प्रेजेंस ही एक ऐसा ट्रिगर थी जो उसके अंदर का सप्रेस्ड गुस्सा जगाती थी। और फिर भी शैनदाई को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसके सामने जो अल्फा था, उसके दिल में इमोशंस का तूफान चल रहा था। लेकिन उस मोमेंट में शैनदाई बस उस फ्लो के साथ बह गया। धीरे धीरे वो थक कर गहरी नींद में सो गया था। उसके लिए नए साल का पहला दिन बस एक वार्म कंफर्टर में लपेटकर आराम से गुजारना था। लेकिन उसकी नींद एकदम से तोड़ दी गई। जू मोयू ने उसे शेक करके जगाया। शैनदाई ने हाफ अस्लीप आंखों से उसकी तरफ देखा। जू मोयू का चेहरा सीरियस था। विंडो से बाहर देखा तो आसमान बादल से ढका हुआ था। हल्की बर्फ गिर रही थी। उसने हल्की सी घबराहट के साथ कहा, क्या टाइम, क्या हुआ? क्या मैं बहुत लेट उठ पाया हूँ? लेकिन जू मोयू का एक्सप्रेशन अलग ही था। उसने अपनी नजर करके हैवी वॉइस में कहा, मेरे ग्रैंडफादर आज सुबह गुजर गए। शैनदाई एकदम शॉक में जम गया। उसके लिए वक्त जैसे रुक सा गया। जू मोयू ने तुरंत कहा, जल्दी कपड़े पहन लो। अपने पूरे बॉडी पेन को इग्नोर करते हुए शैनदाई तुरंत उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते वक्त उसने अपना बैलेंस लूज कर दिया, और तभी उसका दिमाग फाइनली रियलिटी में आया। उसे समझ आया कि जू मोयू क्या कह रहा था। कपड़े पहनकर उसने धीरे से पूछा, क्या वो सब आज सुबह ही हुआ था? जू मोयू ने सीधी आवाज में कहा, हाँ, वो नींद में ही चले गए। अभी अभी पता चला। कम से कम इस साल का अंत तक तो वो जिंदा रहे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे सब इमोशंस बर्फ के नीचे दबा दिए गए हों। शैनदाई ने बहुत देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, माय कंडोलेंसेस। जू मोयू की आवाज गहरी थी। बोला, अब हम साउथ अफ्रीका नहीं जा पाएंगे। न्यू ईयर के ब्रेक में काफी काम निकल आएंगे। शैनदाई ने सॉफ्टली कहा, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? जू मोयू ने सिर्फ इतना ही कहा, बस मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। जैसे ही दोनों लिविंग रूम में आए, कल रात की हंसी मजाक और हैप्पी गैदरिंग की जगह अब सब भी रिश्तेदार काले कपड़ों में थे। उनके चेहरे पे गहरी चिंता थी। रूम में अभी भी न्यू ईयर के डेकोरेशंस लगे हुए थे, लेकिन माहौल इतना सीरियस था कि एक भी शब्द कोई बोल ही नहीं रहा था। जब जू मोयू अंदर आया, सारी नजरें तुरंत उस पर टिक गई। स्टारशिप कॉर्पोरेशन का अगला वारिस वही था, और अब जब वो आ गया है तो तभी फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स के डिस्कशन शुरू हो सकते थे। वो सब सुनते हुए शैनदाई को लगता रहा जैसे सब कुछ अनरियल हो। जो इंसान उसने कल रात खुश और जिंदा देखा था, वो सुबह तक चला गया। उसका दिल अभी भी उदास था। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, एक पल में सब नॉर्मल और अगले ही पल में सब खत्म। कभी कभी एक कैजुअल मुलाकात ही आखिरी मुलाकात बन जाती है। दोपहर तक हॉस्पिटल का व्हीकल भी पहुंच गया था, क्योंकि माउंटेन रोड स्नो से स्लिपरी था। बॉडी को ले जाने के बाद धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी चले गए।
जब तक वो जू रेसिडेंस वापस आए रात हो चुकी थी। सफर भर जू मोयू ने एक भी शब्द नहीं बोला। शेंदाई भी चुप रहा। उसे जू मोयू के चेहरे पर दुख नजर नहीं आया। ज्यादा लग रहा था जैसे कुछ दिमाग में और ही वरीज का बोझ था। शेंदाई समझता था कि जू फैमिली में पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स अब शुरू होने वाले थे। जू मोयू सीधा ऊपर चला गया। पीछे खड़े अंकल हैंग और आंट लैन उसके पीठ को देखते हुए सिर्फ साह ही कर पाए। आंटी लैन ने हल्की आवाज में कहा, न्यू ईयर के पहले ही दिन उनका गुजर जाना कितना अजीब लगता है ना। शेंदाई ने भी धीरे से कहा, कल रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, हाई स्पिरिट्स में थे, खाना खाया, बातें की, बिल्कुल नॉर्मल। अंकल हैंग ने सर हिलाते हुए कहा, जब तक ओल्ड मास्टर थे सब कंट्रोल में था, अब उनके बाद उनके एल्डेस्ट सन जरूर कुछ मूव लेंगे। मुझे यंग मास्टर की बहुत फिक्र है। और फिर वो किचन की तरफ चल दिए। मैं लेट नाइट स्नैक्स रेडी करता हूँ। शेंदाई का कंसर्न जू मोयो के भाई जू चेंगचेंग के लिए ज्यादा था, लेकिन जू मोयो के कॉन्स्टेंटली फरोड ब्रोज देखकर उसका अपना दिल भी दुख से भर गया। अफसोस उसके पास हेल्प करने का कोई तरीका ही नहीं था। तब आंटी लैंड ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अदाई, यंग मास्टर के लिए तुम थोड़ा ज्यादा थॉटफुल रहो। तुम अब उसके सबसे ज्यादा करीब हो। वो तुम्हें उस नजरिए से ट्रीट करता है जैसा किसी और को कभी नहीं। शेंदाई ने एक फोर्स स्माइल के साथ कहा, पर मुझे समझ नहीं आता, मैं उसके लिए करूं तो क्या करूं? आंटी लैंड के शब्द उसके दिल के अंदर तक उतर गए। उन्होंने कहा, शादी का रीजन चाहे जो भी हो, तुम दोनों अब एक असली कपल की तरह ही लगते हो। उसने कभी किसी और अल्फा को घर को नहीं बुलाया, ना ही कभी किसी के लिए ऐसी केयर दिखाई है। ये क्लियर है कि तुम उसके दिल में एक खास जगह रखते हो। बस उसके साथ रहो जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, और जो भी वो चाहे उसके लिए तुम तैयार रहना। ये बात सुनकर शेंदाई को एक अजीब सी स्ट्रेंथ मिली। दिल करता था कि ये शब्द वो बार बार सुने, 100 बार सुने। उसे यकीन हुआ कि ये सिर्फ उसकी खुद की विशफुल थिंकिंग नहीं थी। जू मोयो के दिल में उसके लिए कुछ तो था, शायद उतना गहरा नहीं जितना उसका अपना प्यार था, पर फिर भी कुछ तो जरूर था। उसने स्लोली सर हिलाया और एक डिटरमाइंड आवाज में कहा, आंटी लैन, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए जो भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। हे गाइस, आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते रहेंगे तो इसका अगला एपिसोड में ज़रूर लेके आऊँगी। तो गाइस, मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में। गुड नाइट।